Society can't tell me shit now. What does society say? बेटा इंजीनियरिंग कर लो, कर ली bro. तो वो MBA कर लो, वो भी कर ली. और बताओ, कोई नया ख्याल है? नमस्कार, मेरा नाम मुकेश गोदारा है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय पर बात करने के लिए। आज का जो विषय है वो है हमारी मातृभाषा हिंदी। वैसे तो आज 25 दिसंबर है और आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। तुलसी दिवस भी मनाया जाता है इस दिन और ईसाई भाइयों का क्रिसमस डे भी है। मैं ऐसे दिन पर हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप जो सोच रहे हैं तो बता दूं। मुझे लगा कि किसी भाषा विशेष या अपनी मातृभाषा के लिए बात करने के लिए हमें किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो जैसे कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी केवल 2 दिन के लिए देशभक्त बनते हैं, वैसे ही जो है किसी और चीज़ के लिए भी उसके दिन का इंतज़ार करें। जैसे कि हमने मदर्स डे बना दिया या फादर्स डे बना दिया या वैलेंटाइंस डे बना दिया, कि उस दिन विशेष का इंतज़ार ना करके साधारण दिन भी उन पर बातें कर लेनी चाहिए। खैर, मातृभाषा की बात कुछ इस प्रकार चली कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि अंग्रेजी जो है वो विश्व स्तर की भाषा है और दुनिया में हर जगह समझी जाती है, बोली जाती है। हिंदी या संस्कृत के पास ऐसी बातें नहीं हैं। तो मैंने उन्हें कुछ तथ्य पेश किए जिनसे वो सहमत हो गए और मुझे लगा कि इस बात को एक व्यापक मंच पर अगर लेकर जाया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारी भाषा हिंदी जो है वो औरों की भाषा से कम है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा ना मानते हों, ये मेरी बातें उन पे लागू नहीं होती हैं। जो ये मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, ये चीज़ें हमसे बेहतर हैं, मैं उन्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, पहली बात, कोई भी जो भाषा है वो वहाँ के संस्कृति, वहाँ के संस्कारों को, परंपराओं को जो है संजो कर रखती है, उन्हीं से एक तरीके से निकलती है वो। जैसे कि आप देख लीजिए, हिंदू जो समाज है या जो हिंदी भाषी जो समाज है, वहाँ एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, एक बड़े परिवार की व्यवस्था है। उसमें रिश्तों को अहमियत दी जाती है। इसलिए हमने हर एक छोटे छोटे रिश्ते के लिए एक अलग नाम दिया है। चाचा, मामा, ताया, फूफा, मौसा, इन सब का अंग्रेजी में अगर आप शब्द ढूंढेंगे तो आपको अंकल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार इनके जो स्त्रीलिंग हैं उनके लिए भी आंटी शब्द मिलेगा। हो सकता है कि अंग्रेजों का कल्चर कुछ इस प्रकार हो कि वहाँ रिश्तों के लिए इतनी ज़्यादा जगह ना हो, लेकिन हमारे यहाँ है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने जीजा, साला या साडू के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रदर इन लॉ, लेकिन हमें पता है कि तीनों अलग अलग होते हैं। तो बात मैं आपको सिर्फ इतनी समझाना चाहता हूँ, चाहे आप पंजाबी बोलते हैं, चाहे हरियाणवी बोलते हैं, चाहे बागड़ी बोलते हैं या तमिल, तेलुगु, गुजराती, कोई सी भाषा, आपकी भाषा जो है आपके उस संस्कृति से बहुत हद तक प्रभावित है। आप गौर करेंगे, अगर मैं उदाहरण लूँ, जैसे हम बागड़ी बोलते हैं, हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो है बागड़ी बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है। अगर बागड़ी का उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि कृषि प्रधान हमारा यहाँ का माहौल है, हनुमानगढ़, गंगानगर का, और इसमें जो है लाठी का बहुत इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए बहुत सारे शब्द बने हैं हमारी भाषा में, चाहे आप लठ कह लीजिए, चाहे आप जो है बुद्धराम कह लीजिए, चाहे बैंत कह लीजिए, चाहे डांग कह लीजिए, या और भी बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक शब्द है। यही बात आप देखिए, जैसे पांव है, टांग है, या चरण है, या पादुका है, ऐसे शब्द अलग अलग जिनका अर्थ केवल एक है। इंग्लिश में इनके लिए एक ही शब्द है, लेग। मैं यहां पर्यायवाची नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस चीज की जहां ज्यादा आवश्यकता होती है उस चीज के लिए नए नए शब्द वहां बन जाते हैं।
हमारी संस्कृति की झलक जो है हमारी भाषा में नजर आएगी। जैसे आप सबने कभी ना कभी जूठा खाना खाया होगा। अंग्रेजी में जूठा खाने के शब्द का जो मीनिंग, अगर आपको शब्द देखेंगे, इसके समतुल्य कोई शब्द देखेंगे तो आपको मिलेगा स्पॉइल्ड फूड, जिसका अर्थ होता है बेकार खाना। हो सकता है कि अंग्रेजों की सभ्यता में जूठा खाना बुरा हो, चाहे वो वजह जो है उनके यहाँ ज्यादा खाना हो ये रही हो, चाहे वजह ये हो कि वो जो है केवल हाइजीनिक जो चीजें हैं वो खाते हैं। हमारे यहाँ जूठा खाने की परंपरा चाहे हमारे प्रकृति से जुड़े हुए प्यार को लेकर हो, चाहे जो है हमारे यहाँ खाने की बचत को लेकर हो, कारण कुछ भी रहे हो, अगर आप उस भाषा को हटा दोगे, चाहे राजस्थानी को आप भूलने लग जाओगे या बागड़ी को भूलने लग जाओगे, पंजाबी को या हिंदी को, तो होगा क्या कि जो मूल जो बातें हैं उस भाषा की वो खत्म हो जाएंगी, वो सोच खत्म हो जाएगी। अंग्रेज इस काम में कामयाब हुए, अब तक वो हमारे दिलों में जिंदा है कि उन्होंने हमें ये एहसास उस वक्त भी करवाया, आज भी करवा रहे हैं कि हम उनसे नीचे हैं। उनके जैसा पहनेंगे नहीं, उनके जैसी अंग्रेजी बोलेंगे नहीं, उनके जैसे जीवन जीने का तरीका अपनाएंगे नहीं, तो हम जो है वो मॉडर्न नहीं हो पाएंगे, आधुनिक नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसने दुनिया के 14-15 देशों पर राज किया, केवल वहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन माहौल ऐसा तैयार कर दिया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा समझे जाने वाली भाषा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 212 से भी ज्यादा देश हैं जिनमें 14 देशों में बोली जाती है, और उन 14 में भारत पाकिस्तान जैसे देश हैं। और भारत में भी केवल 2.3% लोग ही हैं जो अंग्रेजी को जो है वो बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी बोलते भी हैं वो सोचते पहले अपनी भाषा में है, चाहे वो बागड़ी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे गुजराती हो, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में। इसके पीछे वजह कि हमने ऐसे माहौल तैयार कर दिए। चाहे वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल को लेकर हमारी सोच हो कि अगर वहां पढ़ेगा तो ही बच्चा जो है जिंदगी में कामयाब है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद ये कहने का नहीं है कि आप अंग्रेजी खत्म कर दीजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दीजिए। हम रातों रात ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है अंग्रेजी सीखने में, पंजाबी सीखने में, तेलुगु सीखने में। आप जिस भाषा से संबंध रखते हैं आप उसकी इज्जत जो है वो कीजिए, उसे बंद मत कीजिए। उसके अलावा आप कुछ भी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, देश हमारा आजाद है। अब बात आती है कि सर इसके बिना तो जो है काम नहीं चलता है। देखिए, काम तो चलता है अगर आप चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। हाँ, अगर आप कोशिश नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है। आपने अगर गौर किया होगा, मेरे सरदार भाई जो हैं वो इसमें से पूरे नंबर लेंगे कि अगर 4 जने कहीं खड़े हैं और उस सरदार भाई को पता है कि वो थोड़े बहुत भी पंजाबी जानते हैं, तो वो अपनी बात पंजाबी में रखेगा, कोशिश करेगा कि सामने वाला इसको समझे और वो भी पंजाबी में बोले। लेकिन हम हिंदी भाषियों का दिक्कत ये है कि सामने वाला अगर टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल रहा है तो या तो हम वहां जाके बुत बनकर खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारे अंग्रेजी में हाथ तंग है, या हम बोलने की कोशिश करेंगे और उसे ये बताएंगे कि हम भी पढ़े लिखे हैं जी और हमारे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं। सिर्फ जो फर्क है वो सोच का है। कोई भी भाषा किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाती है। संस्कृत सब भाषाओं की माँ है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो संस्कृत से निकली हिंदी है वो ज़्यादा अच्छी है, या जो हिंदी से जो निकली है पंजाबी है वो ज़्यादा अच्छी है। सभी भाषाएं अपने अपने स्तर पर अच्छी हैं, लेकिन जिस भाषा का उच्चारण जो है जितना ज़्यादा वृहद होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वो भाषा उतनी बड़ी बन जाएगी। आप अपनी मातृभाषा से प्यार कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उसमें बात करें अधिक से अधिक। इससे होगा क्या कि आपकी जो कल्चर है वो आपके दिलो दिमाग में जिंदा रहेगी। अब ये प्रश्न आ सकता है जी उसको जिंदा रख के करना क्या है? चलो ठीक है जी, अगर आपको लगता है
कि 21वीं सदी में आने का या 22वीं सदी में भी जाने का केवल और केवल ये अर्थ है कि हम जो है अपनी पुरानी सारी चीज़ों को छोड़ दें, जो नया है केवल उसके साथ चलें, तो मेरे ख्याल से आप मानसिक रूप से थोड़े से बीमार हैं। अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसे भूल जाता है। ठीक है, इसमें कोई कट्टरता सोच या कोई दकियानुसी बातें कहने का मेरा अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि जी सब चीज़ें छोड़ दें या आज से आप अंग्रेजी छोड़ दें, आपसे ये बातें छोड़ दें। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो रातों रात नहीं बदलेंगी। आप अपनी सोच में अपनी भाषा के प्रति प्यार लाकर देखिए और किसी एक नई भाषा जो कि हमसे बड़ी है, यानी जिससे हम निकले हैं, जैसे हम बागड़ी बोलते हैं तो कोशिश करें कि हिंदी पूरी अच्छे तरीके से बोली जाए। अगर हम हिंदी बोल सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम संस्कृत के नज़दीक पहुँचे, तो अब तब आप जानेंगे कि उस भाषा की वैज्ञानिकता कितनी अधिक है। मैं इन 7 दिनों में आपको आपके सामने फेसबुक पर 10 पेज लगभग रोजाना जो है PDF के आपके साथ साझा करूंगा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो हम 7 दिन के अंदर जो है वो संस्कृत जो है वो ठीक ठाक स्तर पर समझने लग जाएंगे। आप सीखने को कोई सी भाषा सीखिए, ये आपकी मर्जी है, मेरे इस बातों को अन्यथा ना लिया जाए। ठीक इसी प्रकार जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने संगरिया में हुए चुनाव के बारे में जो विश्लेषण किया था, उस पर 5000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है, प्रतिक्रियाएं दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पाया है कि ज़्यादातर लोग उस बात से सहमत थे। अगर कुछ एक नहीं भी थे तो भी मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल वो 2 प्रकार के लोगों के लिए वीडियो बनाया था। पहले वो जो हवा के साथ पलट गए थे, और दूसरे वो जो अहंकार से भरे हुए थे। उसके अलावा आप साधारण रूप में आपने कहीं भी वोट दिया है, देश आज़ाद है, मत का दान है, कहीं भी करें। आज के वीडियो का भी यही अर्थ है कि आप किसी भी भाषा को सीखें, पढ़ें, बोले, वो आपकी मर्जी है। अपनी भाषा का जो जुड़ाव है उसे ना छोड़ें किसी के भी कहने पर। ठीक है, और आप सबको जितने भी आज दिवस हैं उन सब की जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और क्रिसमस उन लोगों को मुबारक जो लोग क्रिसमस जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दोखते हैं। भाई मैं तो दोका को नहीं क्रिसमस, ठीक है, मैं तो यहाँ माना भी ना थे ईसाई ना मैं ईसाई, तो फिर क्या की बधाई। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप जैसे आप सोचते हैं, आप आज़ाद हैं। हम ऐसे देश में सांस ले रहे हैं जहाँ पर सोचने में, बोलने में, लिखने में कोई पाबंदी नहीं है। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हमारी भी जो है वो भी स्वतंत्रता है। आप हमारी स्वतंत्रता पर प्रश्न ना खड़ा करें कि हम मनाएं या ना मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश गोदारा है और मैं संगरिया के सभी निवासियों को नए MLA के रूप में गुरदीप सिंह शाहपिणी के चुने जाने की हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। ये चुनाव अपने आप में बहुत अहम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें हम जीते, इसमें समाजवाद जीता है और जातिवाद हारा है। इसमें मेहनत जीती है और किस्मत हारी है। ऐसे कहने के पीछे मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जी कांग्रेस की लहर को देखकर बहुत सारे ऐसे लोग जो मोदी जी के और बीजेपी के समर्थक थे, वो शबनम जी की गाड़ी में बैठ गए। उन्हें लगा कि जीत लेते हैं, और वो कहते भी थे कि अगले चुनाव में तो हम मोदी जी को वोट जरूर देंगे। मतलब कहने का अर्थ सिर्फ उनका इतना था कि जी हमें जीत में जाना है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। फिर उसमें इन्होंने आड़ ले ली जाति की,
कि जी हमारी रिश्तेदारी है, हम जाट हैं। तो जी मैं मुकेश गोदारा हूँ, रिश्तेदारी तो हमारी भी है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। और अगर आप पार्टी को भी नहीं मानते तो कम से कम एक विचारधारा को तो कम से कम फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि हमने हर चुनाव हम जीते हैं। पिछली बार बीजेपी में थे, जीते थे, उससे पिछली बार नहीं जीते थे। गांव की राजनीति में भी हम पिछली बार हारे थे, उससे पिछली बार भी हारे थे, उससे पिछली बार जीते थे। तो ये अलग अलग बातें हैं। आप एक जगह रहिए ना, एक बात पे रहिए। चलो खैर वो आपकी चॉइस है, उसी चीज ने आपको हराया है, ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम 40,000 से जीत रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप बड़ा नशे का व्यापारी है, आप बड़ा गुंडा है, हमारी बड़ी साफ छवि की है, आप पैसों से जीतोगे। तो जनाब ऐसा है, आपके पास तो पहले भी बहुत सारे हथियार थे जिनका कोई बुनियाद नहीं थी। ये तो शुक्र है कि कांग्रेस की सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, हो सकता है मध्य प्रदेश में बन जाए। वो अलग बात है कि तेलंगाना में और मिजोरम से छीन ली गई। आप तो ये भी कह देते कि ईवीएम हैक हो गई अगर हम जीत जाते तो। आप जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है ना कि इन्होंने सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढी हैं, कभी भी खुद की कमियों में सुधार नहीं किया। आप शबनम जी के साथ या उनके ऑफिस आराम से बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, काला, हरा, नीला या लाल कोट पहनकर अपनी क्रीज को बिना खराब किए सारे दिन यही कि हम इतने से जीत रहे हैं। वोट किसी से नहीं मांगे आप लोगों ने, लेकिन आप जीत रहे थे। सट्टा बाजार ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, संगरिया मंडी तो हमें 70-30 से लीड दे रही है, फलाना गांव हमें 80-20 से दे रहा है, रतनपुरा गांव में हमारी लीड है। ऐसे थोड़ी होता भाई, वोट मांगने पड़ते हैं। आप सोचते थे मांगने से नहीं मिलते, रड़क से मिलते हैं, देख लीजिए। अब आप कहने को कुछ ही कह लीजिएगा कि हमारे साथ धोखा हुआ, आपने पैसा फलाना टिमकाना, ना जी। आप 40,000 आगे थे, हमने उस दिन भी स्वीकार किया था इस बात को जिस दिन आपको टिकट मिली, और हम 46,000 वोटों से जीते हैं। 40,000 आपके अंतर को पीछे छोड़कर 6,500 हमने अलग से लिए हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता था मैं, पर खैर फिर आप में और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। यकीन मानिए ये 1-2 दिन हमारी खुशी है, उसमें हम हो सकता है कुछ कहेंगे तो सही, लेकिन वो आपको गलत लगेगा। अब आपको सुहाता हुआ तो कैसे बोल दें, क्योंकि आपने बहुत कुछ कहा है। लेकिन इस बात का यकीन है, हमारे कैंडिडेट ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं, आपने हमें चाहे वोट दिया चाहे ना दिया, हमारे लिए सभी एक जैसे रहेंगे। इस 5 साल इतने ईमानदारी से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट काम नहीं करता, उसके वर्कर भी काम करते हैं, और वर्किंग से हमने बताया है, इस बात को साबित किया है। इस 5 साल में इतना काम करेंगे कि ये सीट रिजर्व हो जाएगी। आई बात समझ में? और आप अपनी इस गलती को इस भूल को सुधार लीजिए कि जी वो सरदार है, हम जाट हैं। यकीन मानिए अगर आपके कैंडिडेट ने जनता की कद्र की होती, आपने अगर उनकी अहमियत समझी होती, तो चुनाव आप जीते हुए थे। आप थोड़ी सी मेहनत करते, हमारा कुछ नहीं बन सकता था। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी उस अकड़ के जो आपने बनाए रखी। हमें 40,000 आगे आपका होने का एहसास था, फिर भी हमने हमारा हौसला नहीं खोया, और उसमें आग में घी डाला आपकी इन हवाबाजी बातों ने, आपकी उस रैली ने, रैली नहीं वो रैली थी।
कुल मिलाकर कोई भी कैंडिडेट, हमारा क्षेत्र इतना बदनाम नहीं है, इसे बदनाम मत कीजिए जातिवाद के नाम पर। अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो बिश्नोई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हरिजन हो, जीतेगा अगर उसके कार्यकर्ताओं में इस बात का विश्वास है और आमजन में ये विश्वास है कि ये हमारी कद्र करता है। अलग अलग चौधरी बने फिर रहे थे हर एक गांव में। आपने जनता से तो पूछा ही नहीं ना आपके कैंडिडेट ने पूछा। गांव में किसी एक को, दो को आगे कर दिया, बस यही है सर्वोपरि, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हमारे कैंडिडेट ने हर बंदे से, हर छोटे छोटे गुट मोहल्ले से सीधी बात की। ये फर्क है, और इस फर्क को आप मानने ना मानने हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें काम करना है। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाती है तब तक हम आपको यूं ही चिढ़ाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद हमारा काम तल्लीनता से करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं। कुछ अगर गलत मैंने कहा है, आपको गलत लगा है, तो मैं कामयाब हुआ, और अगर नहीं लगा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी कोशिश को थोड़ा और अच्छे तरीके से करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना वीडियो तो चलो विरोधियों के लिए बना दिया। वो लोग जिन्होंने हमें वोट दिया था, आप सब भाइयों का पूरा चरण वंदन है। आपने संगरिया शहर में हमें लीड दी, रतनपुरा गांव में हमें लीड दी, टीबी क्षेत्र में हमें लीड दी, दिलवाई। अगर हम सोच के देखें कि हम 6500 वोटों से जीते हैं, उसका आधा से ज़्यादा निकालें 3300 वोट अगर उस तरफ चले जाते तो वो जीत जाते। 70 गांवों में अगर एक गांव से आपने 5 लोगों का वोट अगर छीना है, अगर उनसे मिन्नतें की हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो हमने 3500 वोट प्लस हुए उनकी तरफ से, जो हमें 6500 के रूप में मिले। वो आपकी वो मेहनत, वो हर एक गांव में एक्स्ट्रा 5 वोट हमें जिताया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है ताउम्र गुरदीप सिंह शाहपीणी जी और उनके हम जैसे समर्थक। आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। जो पर्दे के पीछे काम करते रहे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आगे रहे, लेकिन उन्होंने, जिन लोगों ने कभी फोटो साथ में नहीं खिंचवाई, दफ्तर भी नहीं आए होंगे, लेकिन हमारे लिए वोट मांगे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे प्रदेश के लोगों ने हमें जिताया है। हम एमएलए सिर्फ वोट देने वालों के नहीं हैं, जिन्होंने ना दिया है उनके भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों को यहीं रोकना ही अच्छा रहेगा। भारत माता की जय। सारा ने राम राम। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले लाइव वीडियो में बात की थी अजमेर सेक्स स्कैंडल की, उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा केस जो अपने आप में कई मामलों में महत्वपूर्ण है, भयानक है। ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये उस महिला का है जिसे अगर फांसी होती तो भारत की पहली महिला होती जिसे फांसी पर लटकाया जाता। दूसरी वजह है कि एक बेटी ने अपने ही परिवार के 8 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया। तीसरी वजह, ये परिवार किसी आम व्यक्ति का नहीं, एक एमएलए का था। और चौथी वजह कि सजा में इतनी देरी हुई कि 2001 से आज 2020 आ गया है। मैं बात कर रहा हूं
हिसार के रेलूराम पूनिया फैमिली मर्डर केस 2001 की। इस पे बात शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर कर लूँ। पहली तो ये कि जो पिछला आपने वीडियो बनाया था उसमें आपके बहुत सारे सजेशन मिले, मैसेज आए, कमेंट आए। आपकी एक ये राय थी कि अगर मैं ये केस के जो जानकारी है वो अगर मेरी मातृभाषा बागड़ी की बजाय देश की मातृभाषा हिंदी में दूं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, तो जिसे मान लिया गया है। और दूसरा ये कि 30 मई को एक हमारी फिल्म आई थी YouTube पर, जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट किया था मैंने उसे और उम्मीद है आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो YouTube पर टांटियो सर्च करें और मूवी का नाम है द मर्डर। तो द मर्डर से अगर आप आज के इस केस को जोड़ूं तो 23 अगस्त 2001 को बहुत सारे मर्डर हुए थे। एक पिता का मर्डर, एक माता का मर्डर, एक भाई, एक बहन, एक भाभी, 2 भतीजियां और एक भतीजा, 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ये पूरा जो मामला है मैं आपको डिटेल से और शुरू से बताता हूं। जैसा कि मैंने तारीख मेंशन की, 23 अगस्त 2001 को पूनिया जी जो हैं ये बिलोंग करते हैं हिसार में, उकलाना नाम की जगह है, उसके पास एक गांव है लेटानी। तो इनकी एक बेटी है, बड़ी बेटी सोनिया, जो इस पूरे मामले में जो है वो आरोपी है, मुजरिम है। और एक दूसरी बेटी है प्रियंका। सोनिया जो है वो प्रियंका को 23 अगस्त को लेकर आती है रेलूराम पूनिया के घर पर, क्योंकि 24 अगस्त को उसका जन्मदिन था। लेकिन सोनिया उसे 23 अगस्त की रात को ही सेलिब्रेट करने का कहती है, कुछ अपने काम का हवाला देकर। तो घर के सारे मेंबर उसमें जो है उनके अनुसार सेलिब्रेट करते हैं, केक वगैरह काटा जाता है, मिठाई, भोजन, सारी चीज़ें, म्यूज़िक, सब जैसे एक जन्मदिन मनाया जा सकता है मनाया जाता है। और 10 सवा 10 की जो है जब ये सारी जन्मदिन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सोनिया जो है वो चाय बनाती है घर के सभी लोगों के लिए, और उसमें जो है वो बेहोशी की दवा मिलाई जाती है। और वो जितने भी मेंबर हैं घर के, उन सबको वो चाय पिलाती है। कुछ समय बाद स्वाभाविक सी है कि जितने भी घर के मेंबर हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उसी दौरान घर में एंट्री होती है सोनिया के पति सुनील की, जो इस केस में दूसरा मुजरिम है। और उनका पहले से प्लान था कि घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें हम आज मौत के घाट उतारेंगे। तो सोनिया जो है उनके बेहोश होने के बाद अपने पति को कहती है कि तुम अपनी बंदूक या जो पिस्तौल है वो निकालो और इन सबको जो है वो गोली मार दो। सुनील ये कहता है कि 8 लोग हैं और केवल 6 उसमें जो है गोलियां हैं, तो इसलिए हमें किसी और तरीके से इन्हें मारना हो। तो वो जो है सोनिया दूसरे किसी कमरे में बाहर जाकर ट्रैक्टर में लगी हुई जो रॉड है वो लेकर आती है और अपने पति को कहती है कि इसकी मदद से जो है वो आप इन सबको मार दीजिए। देखिए, जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं वो मुजरिमों के रिकॉर्डेड बयान, उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले जो पुलिस अफसर हैं उनके बयान, FIR की कॉपी को पढ़कर, और जो जिन्होंने पहली बार इस लाशों को देखा था उन सब के बयानों से मिलाकर आपको एज इट इज जो है फैक्ट है वो बातें हम कर रहे हैं, एक कहानी के रूप में पेश कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये कहानी होती तो शायद बढ़िया रहता, लेकिन ये हकीकत है। तो हम बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया। उस रॉड से जो है
सुनील जो है, सबसे पहले रेलूराम पूनिया जो दूसरी मंजिल पर रहते थे, वहाँ दोनों जाते हैं उस कमरे में। और क्योंकि शुरुआत में जो है वो सुनील क्योंकि पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, इसलिए वो डरता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है सोनिया है, वो उसे जो है उकसाती है, उसे कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, सिर्फ इतना सा काम नहीं कर सकते, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो जो मेरा भाई है सुनील, वो कभी आगे चलकर हमें मार देगा और इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये पूरा मामला जो था वो प्रॉपर्टी को लेकर था। मैं पूरी इसकी डिटेल पे जाऊंगा, पहले हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे वो वारदात हुई। तो सुनील जो है अपनी बीवी के उकसाने पर, कहने पर जो है अपने ससुर रेलूराम पूनिया दूसरी मंजिल पे जो हैं, वहाँ उनके सर में जो है वो 1 करोड़ मारता है। फिर दोबारा तिबारा जो है 3-4 उसमें चोट उनके सर पे जोर से मारी जाती है। और जब ये घटना हो रही है तो सोनिया जो बेटी है वो पास में खड़े होकर अपने पिता को देख रही है और ये देख रही है कि वो जिंदा है कि मर गया। और जब उसे लगता है कि वो मर गया तो वो अपने पति के साथ हाथ मिलाती है, शेक हैंड करती है। आप कल्पना कीजिए मतलब उस भयानक दृश्य की, जब एक बेटी अपने पिता को मारने के लिए पति को उकसा रही है और मर जाने पर उसके साथ जो है वो खुशी जाहिर कर रही है। खैर उसके बाद में वो जो उसकी माता है कृष्णा देवी, उनके कमरे में पहुंचते हैं और सोनिया जो है वो पहले तकिए से उसके जो है सांस रोकती है, उसके बाद में रॉड से मारता है सुनील। और यही क्रम जो है वो आगे चलता रहता है। नीचे कमरों में जो भाई है सुनील, उसे सबसे अंत में मारा जाता है, क्योंकि बयानों में बताया सोनिया ने कि हमने सुनील को इसलिए नहीं मारा कि वो जवान था, हट्टा कट्टा था, अगर वो बेहोशी से बाहर आ जाता तो हो सकता है कि वो इस घटना को रोक देता या हमें मार देता। तो तीसरी जो बारी आती है, जो कृष्णा देवी है, माता है सोनिया की, उन्हीं के साथ सो रही थी भतीजी शिवानी, भतीजी सोनिया की बेटी सुनील की, उसे भी मतलब जो सोनिया है वो मार देती है पटक पटक कर। उसके बाद 3 लोगों को मारने के बाद वो अपनी भाभी जो है शकुंतला, उनको मारती हैं। उसके बाद में जो भतीजा है लोकेश, उसे मारा जाता है। उसके बाद 1.5 महीने के अपनी भतीजी प्रीति को मारा जाता है। किसी को भी नहीं बख्शा उस औरत ने। उसके बाद में अपने भाई सुनील और उससे पहले माफी चाहूंगा प्रियंका, उस कमरे जाने के बाद अपनी बहन जिसका जन्मदिन था प्रियंका को मारा जाता है और अंत में अपने भाई सुनील को। तो इस क्रम में पूरे 8 कत्ल किए जाते हैं। सभी के सभी रॉड से सर पे निशान छोड़े जाते हैं, सिवाय उन 2 बच्चों के जिन्हें पटक कर मारा गया था। तो ऐसा करने के बाद जो है वो दोबारा से चेकिंग के लिए सोनिया जो है वो सब कमरों में दोबारा जाती है और ये देखती है भी कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। उसके बाद वो अपने पति को कहती है कि 1 रॉड मुझे भी मारो और इस तरीके से मारना कि मैं सिर्फ घायल हो जाऊं या सिर्फ खून निकल आए, ताकि पुलिस को शक ना हो और तुम जो है वो मेरे ससुराल यानी जहां से तुम बिलोंग करते हो दिल्ली, वहां चले जाना। तो पति वैसा ही करता है जैसे उसकी पत्नी कहती है। तो वो उसके चोट मारता है सर पे और वहां से भाग जाता है। तो लगभग करीबन 1-1:30 बजे की ये बात है। उस वक्त एक जीत सिंह नाम का एक नौकर है, ठीक है, जो उनके खेतों में काम करता था और पास ही के मतलब उसे क्वार्टर में रखा गया था रेलूराम पूनिया द्वारा। उसे रात को ऐसा वहम भी होता है कि कुछ आवाजें आ रही है, लेकिन क्योंकि बर्थडे का जो म्यूजिक चल रहा था, उसे प्लान के तहत
इन दोनों ने, पति पत्नी ने, उस म्यूजिक को पूरी वारदात के दौरान लाउड रखा, यानी किसी प्रकार की आवाज को जो है वो बाहर ना जाए। तो इस प्रकार से वो जो नौकर है उसे शक तो होता है, लेकिन क्योंकि वो आज जन्मदिन है इसलिए वो उस बात को जो है वो एक तरीके से नकार देता है। खैर, ये पूरी घटना हो जाती है 24 अगस्त की सुबह, जब जो लोकेश जो पोता है लुडाम पूनिया का, उसको रिसीव करने के लिए तकरीबन 7 बजे के आसपास वैन जो है, स्कूल वैन, वो आती है घर के बाहर, हॉर्न देती है, कोई बाहर नहीं आता है। तो बाकी के जो आसपास के जो नौकर चाकर हैं वो जो अंदर जाकर उसे घर का माहौल देखते हैं। तो रोहिताश नाम का वो व्यक्ति जो पहली बार उस घर में एंटर करता है और ये भयानक दृश्य देखता है, तो फिर जो है वो जीत सिंह और उन सबको बुलाया जाता है। उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, क्योंकि वो खुद विधायक थे, एमएलए थे, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है। और पहली दृष्टि में पुलिस को जब खबर दी गई थी, या पुलिस ने भी जब सोचा था, तो उन्हें लगा था कि 9 लोगों का कत्ल हुआ है, क्योंकि सोनिया भी वहीं जो है वो बेहोश पड़ी थी या बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो उन्हें लगा कि 9 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हो गई है। लेकिन बाद में जब सोनिया की नब्ज टटोली गई तो वो जो है उन्हें लगा कि इसमें कुछ हरकत है, इसका शरीर जो है वो अभी ठंडा नहीं पड़ा है, बाकी शरीर ठंडे हो गए हैं। तो उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि कम से कम एक सदस्य को तो बचा लिया जाए। तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद जो है सोनिया को होश आता है, और सोनिया से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो उसे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। इसी दौरान पुलिस जो है वो घर की तलाशी लेती है और उसे एक डायरी मिलती है एक कमरे में, और जब नौकर चाकर से पूछा था कि ये कमरा किसका था या कुछ फोटोज वगैरह से अंदाजा लगाती है पुलिस कि वो कमरा सोनिया का था, और उसमें एक चिट्ठी थी। केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गया एक छोटी सी गलती की वजह से, कि सोनिया ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने पति को, क्योंकि 2001 का मामला है ये, और उसमें लिखा था कि मैं अपने परिवार को हर हाल में मारना चाहती हूँ, तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो। तो कुछ चिट्ठियां पोस्ट हो गई थी, लेकिन एक चिट्ठी जो है वो पोस्ट नहीं थी, उनकी डायरी में उसके गलती से रह गई थी। और उसी राइटिंग के आधार पर पुलिस ने दौड़ 4 कर लिए और उन्हें कंफर्म हो गया कि कातिल जो है वो घर से है। तो सोनिया जो अस्पताल में थी ही पहले से ही, और उसके थोड़ा बहुत ठीक होते ही पुलिस ने उनसे पूछताछ चालू कर दी, और बाद में पता चला कि उसके साथ उसका पति है सुनील, वो भी शामिल है। तो उसकी जांच पड़ताल की गई। 3 महीने बाद उसे भी ढूंढ लिया गया दिल्ली में, और दोनों को जो है वो जेल में डाला गया। फिर कोर्ट में मामला आया। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। कोर्ट में जब मामला आया तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है हिसार ने 2004, टू बी वेरी स्पेसिफिक 31 मई 2004 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। बाद में उन्होंने जो ये अपनी अपील है वो हाई कोर्ट में दी। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2005 में 12 अप्रैल 2005 को इस फांसी की सजा को बदलकर ताउम्र की सजा, उम्र कैद की सजा जो है वो दे दी। फिर से ये मामला जो है उसके परिवार पूनिया के भाई शायद उनका नाम राम सिंह है, राम सिंह, बिल्कुल राम सिंह, उन्होंने इस मामले को उठाया कि जो फांसी की सजा से कम सजा इस मामले में मिलनी ही नहीं चाहिए। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज ही के दिन 3 जून 2007 को इस पर फांसी की सजा सुना दी। यानी जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे पलट दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को वापस ला दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब फांसी दी थी, उसी सेम जज ने 2007 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये हरी झंडी मिल चुकी थी फांसी के लिए, तो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वापस पावर हो गई कि वो सजा मुकर्रर करे, तो उन्होंने 26 नवंबर 2007 की तारीख रखी फांसी के लिए। उसके बाद में इन दोनों ने जो है वो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेश की, जिसमें जो दलील दी है वो आप सुनिए कि सोनिया ने कहा है कि अगर हम पे रहम किया जाए, अगर मैं और मेरे पति दोनों को फांसी हो गई तो हमारा जो बेटा है वो अनाथ हो जाएगा। ये बात वो औरत कह रही है जिसने अपने माता पिता भाई बहन और 1.5 महीने के बच्चे तक को नहीं बख्शा है। एक बात इसके साथ आपको मैं याद दिला दूं, जब वो हत्या कर रही थी उस वक्त जो है यानी 2001 में, तब उनके 1.5 साल का एक लड़का था 2001 में। तो 2007 में जब उन्हें सजा हुई तो वो लड़का तकरीबन जो है 7-7.5 साल का हो गया। तो ये क्रम यूं ही चलता रहा। 2007 में फांसी की सजा नहीं हुई और इन्होंने राष्ट्रपति के सामने जो दया याचिका है जब वो लाई गई तो उस वक्त राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी, उन्होंने उस याचिका पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रणब मुखर्जी ने उसके बाद जो राष्ट्रपति बने 2013 अप्रैल 2013 में उस दया याचिका को खारिज कर दिया। यानी ये पूरे तरीके से जो है वो क्लियर हो गया, जितने भी रास्ते थे वो बंद हो गए, उन्हें फांसी की सजा मिलनी थी, फिर भी नहीं मिली। क्यों हुआ ऐसा कि जब 2013 अप्रैल में राष्ट्रपति ने ये क्लियर कर दिया कि कोई दया नहीं है, आपका जो अपराध है वो किसी तरीके से दया का हकदार ही नहीं है, तो 5-6-7 महीने गुजरे और 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया। PIL उसमें दर्ज थी बहुत पहले से। वो PIL थी कि जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई है इस देश में और उन्हें 5 साल या ज्यादा का समय हो गया है लेकिन फांसी मिली नहीं है किसी कारणवश, तो कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उनकी फांसी की सजा सभी की जो है वो उम्र कैद की सजा में बदल दी जाए। क्योंकि जो PIL देने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि साहब आप अगर फांसी की सजा किसी को दे रहे हो तो आप 6 महीने, साल, 2 साल में दे दीजिए। 5 साल तक कोई अगर फांसी की सजा का इंतजार करता है तो वह हर दिन मर रहा है। तो इस प्रकार की दलीलें मानवाधिकार वाले बहुत बार ऐसे देते ही हैं। खैर किस्मत देखी उनकी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 जनवरी 2014 में अपना फैसला सुनाया उसमें 15 लोग ऐसे निकले जिन्हें 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और फांसी की सजा नहीं मिली है। और उन 5 में से 2 थे सोनिया, पूनिया और उसका पति सुनील। तो उसके बाद उनकी सजा जो है वो एक तरीके से उम्र कैद की बदल दी गई। यानी वो 2004 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उन्होंने, असल में तो पकड़ लिए गए थे तभी 2001 में ही, 2001 से लेकर आज तक वो जेल में हैं, लेकिन जो फांसी की सजा है वो उन्हें नहीं मिली है। 2018 में जो सुनील है वो पैरोल पर बाहर आया और वापस जब जेल में जाने की बारी थी तो भाग गया, फरार हो गया। आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। 2018 में सुसाइड करने की कोशिश की थी सोनिया ने जेल में ही, और एक दोबारा दया याचिका डाली गई थी राष्ट्रपति के सामने और मौके के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें फांसी होगी या वो ताउम्र जेल में रहेंगे या जो सुनील भाग गया है उसका क्या होगा वो तो वक्त जाने। लेकिन इस केस में सिर्फ इतनी बात निकल कर आई है कि प्रॉपर्टी के लिए जो रेणुराम पूनिया हैं वो, उनकी खुद की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस यहाँ तक MLA बनने तक की। वो बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और धीरे धीरे उन्होंने मतलब काम वगैरह जो किया, तेल का व्यापार किया, उसमें उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। साथ साथ राजनीति में आए, सरपंच बने,
मुनाफा उस तरफ उनका जो है वो बढ़ता गया, वो करोड़पति से अरबपति हो गए। बहुत बड़ी फर्म है। हम जिस घर की बात कर रहे हैं, दूसरे मंजिल की बात कर रहा था मैं, तो हिसार में वो उस वक्त अपने आप में पहला घर था उनका, एक महल था जिसमें सेकंड फ्लोर पर डायरेक्ट जो है वो कार जाती थी। तो बहुत पैसे वाली पार्टी थे और अपने जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन परिवार में जो है, इसमें भी उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से जो लड़का था वो सुनील था और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 लड़कियां थी, सोनिया और प्रियंका। तो सोनिया ने जो है वो अपनी सगी माता और सौतेले बाकी जो परिवार हैं उनका कत्ल किया था प्रॉपर्टी के लिए। उन्होंने शादी की थी अपनी मर्जी से, लव मैरिज की थी सुनील से। परिवार ने इनके ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया था और वो पूरे तरीके से सहयोग दे भी रहे थे। उसके बावजूद भी इस पैसे ने, इस लालच ने जो है 8 जिंदगियां छीन ली और उन मासूम जिनको पता तक नहीं है कि क्या है पैसा, क्या है चीज, उनको भी बेरहमी से मारा गया और न्याय जो है फिर से एक बार हारता हुआ नजर आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी प्रकार का सुझाव, कोई बात अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में या मैसेज में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि हर हफ्ते इस प्रकार का जो है वो कोई केस, कोई बात आपके सामने लेकर आऊं। और अगला जो केस रहेगा वो अपने आप में इससे भी दर्दनाक है। हम एक केस राजस्थान का देख चुके हैं, एक केस जो है वो हरियाणा का। अब हम सीधा विदेश चलेंगे। इस दुनिया के सबसे बड़े जो है स्मगलर कह लीजिए, उसकी कहानी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात कर रहे थे जाटों को लेकर। अभी मैंने एक वीडियो डाली भी थी, उसे कुछ कारणवश हटाना पड़ गया। बात करते हैं वजह और सारी चीज़ें। देखिए, मैंने अपनी फेसबुक पर एक वीडियो देखी और उस वीडियो को जो मैं बोल रहे थे वो यशवंत चौधरी करके कोई हैं। उन्होंने जाटों को कहा है कि हमें एक हो जाना चाहिए। और किस लिए एक हो जाना चाहिए कि एक दैनिक भास्कर की खबर में 2 हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। हमारी सूचना पाकिस्तानी जो सेना है उनके साथ साझी की है। तो वो जो यशवंत साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मीडिया ने उसका नाम जो है उसका नाम जाट पीछे मेंशन कर दिया है, विकास जाट लिख दिया है और दूसरे किसी का नाम जो है चिमनलाल नायक है शायद। तो जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें उन गलती से नाम सुधीर जाट लिया गया था, इसलिए मुझे लगा कि तथ्य गलत है तो उसे सही करके फिर से हम उस बात पे चर्चा करते हैं। तो यशवंत चौधरी जो है वो ये कहना चाहते हैं कि मीडिया में अगर ये लिखा गया कि विकास जाट ने देश से गद्दारी की है, इससे पूरी जाट कौम की जो है वो इंसल्ट हुई है। उसे उसकी गौत लिखनी चाहिए थी। मीडिया जो है वो बिका हुआ है, फलाना ढिमकाना, कुछ ऐसा। तो मेरा आज का जो मुद्दा है वो इस चीज़ को लेकर है कि ये छोटी मानसिकता वाले कुछ घटिया लोग कुछ भी लिख देंगे और हम उन्हें आंख मूंद कर जो है उस पर यकीन कर लेंगे, उसको लाखों में व्यू दिला देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हर चीज़ में हम जाति क्यों देखते हैं? उसकी इस पूरी वीडियो में कहीं भी उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि जी ये आदमी गद्दार है। उसने उसे सिर्फ उसका बचाव किया है, डिफेंड किया है कि जी इसके पीछे जाट क्यों लिख दिया। हम जब अच्छा काम करते हैं जाट, तब तो मीडिया तारीफ नहीं करता। जब आज हमसे गलती हुई है तो हमारी पूरी कौम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अरे कौन बदनाम कर रहा है, मीडिया या तुम? क्या आपको लगता है कि किसी बुरे इंसान के पीछे जब उसका नाम आता है तो वो पूरी की पूरी बिरादरी ही खराब हो जाती है? मान लीजिए उसका नाम विकास
जाट की बजाय विकास भादू, विकास गोदारा या विकास जाखड़ लिखा होता तो क्या यह जितनी भी कौम मैंने ली है वो सारी की सारी गद्दार होती? यार कोई इतना घटिया, इतना वाहियात कैसे हो सकता है? इतना नीच। गद्दार को गद्दार नहीं कह रहे, बात को बात नहीं कह रहा। अरे किसी के पीछे जाट लगा है तो हो सकता है ना वो खुद उसके अपने नाम के पीछे जाट लगाता हो। क्या आज से पहले आपने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं सुना दुनिया में जिसका सरनेम जाट है? बहुत सारे मिल जाएंगे। एक संदीप जी जाट हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, कॉमेडी चैनल चलाते हैं, राजू रबियो उनके अंडर जो है वो काम करते हैं, तो वो पीछे जाट लिखते हैं। दिक्कत कहाँ है उसमें? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं गोदारा तक नहीं, मेरे कागजों में नाम नहीं आता है, तो कोई गोत्र लिखता है, कोई गोत्र नहीं लिखता है, कोई चौधरी लिखता है, जैसे यशवंत खुद लिखता है, यशवंत चौधरी। तो बुरे काम को अगर किसी ने बुरा कह दिया तो आप उस चीज को जातिगत रंग कैसे दे रहे हैं? और इतना ज्यादा फेमस है ये, बहुत जगह इसके वीडियो आते हैं और लाखों में व्यू है। वो एक अलग, चलो उसकी खुद की किस्मत, मेहनत जो भी है, पर ये जो वीडियो थी इतनी घटिया, और उसको मेरी फ्रेंड लिस्ट के लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अब यकीन मानिए इतना ज्यादा मतलब गुस्सा आया वो देखकर। उस बात के बाद जो है एक बार मैं लाइव हुआ या उससे पहले एक दो बार खुद से जो बात की, उस समय के दौरान वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया, वरना मैं उसी वक्त अगर रिएक्शन देता तो शायद कुछ अलग बातें निकल आती मुंह से। यार किसने कहा कि हमारे जाट समाज को जो है कभी भी उसकी तारीफ नहीं की गई? जाट रेजिमेंट है सेना में, तो क्या ये तारीफ का काम नहीं है? वहां तो कोई कड़वासरा रेजिमेंट या पूनिया रेजिमेंट नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। सही को सही दुनिया कहती आई है और गलत को गलत कहेगी। क्या फर्क है उन लोगों में जो याकूब मेनन का या कसाब का समर्थन करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनकी कौम से आता है, या किसी भिंडरावाला या किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो सिखों की कौम से आता है, या हम जाट जो हैं उस विकास जाट का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी बिरादरी का है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और वो तो चलो उनका प्रोपेगेंडा है, वो वीडियो बनाते हैं जानबूझकर ऐसे जिससे उनके लाइक मिले, उनको पैसा मिले। हम क्यों पागल हुए जा रहे हैं जो उनको शेयर कर रहे हैं आंख बंद करके? कल को मान लीजिए कि कोई किसी बिरादरी में व्यक्ति जो है वो पकड़ा जाता है पुलिस में बलात्कार के केस में, तो क्या उसके सरनेम वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे और बोलेंगे नहीं जी बलात्कार कर दिया तो क्या हो गया, हमारी कौम को क्यों बदनाम कर रहे हो? कौन कर रहा है बदनाम? आपको क्या लगता है कि उस दैनिक भास्कर की कटिंग में विकास जाट लिखने से सारे के सारे जाट बेकार हो गए? हमारा जो पीछे का जो इतिहास है वो सारा के उसमें सब पे मिट्टी फिर गई? नहीं, इस बात से मिट्टी ज्यादा हम पे गिरेगी कि एक वक्त था जब जाटों का नाम गद्दारी में आया तो बहुत सारे जाट जो हैं उसको गद्दार कहने की बजाय अपनी जाति की तरफदारी करने लग गए। टेम टपजे को बात खड़ी रेजेगी। उस एक विकास ने बदनाम नहीं किया जितना ऐसे यशवंत जैसे घटिया मानसिकता वाले लोग बदनाम कर रहे हैं, और हम उन्हें इस बात के लिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारी बिरादरी की बात रखी है। गलती कोई भी कर सकता है, अमीर गरीब राजपूत ब्राह्मण जाट मीणा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी सदी में जी रहे हो भाई? मतलब हर एक चीज का विरोध करना है। अब मीडिया सारी खत्म, बेकार, बस ये सोशल मीडिया में एक देवता बचा है जो सही है। कहां से इतना जहर लाते हो? तुम्हारे अगर किसी अच्छी वीडियो की लोगों ने तारीफ नहीं की और किसी बुरे वीडियो पर लोगों ने जो है वो तुम्हें गालियां दे दी तो कल को आके रोने लग जाओगे?
कि आपने मेरी अच्छी वीडियो की तारीफ तो नहीं की, इस बुरी वीडियो पे गालियां क्यों दे रहे हो? अरे लोग देंगे, गलत को गलत कहेंगे, सारे तुझ जैसे ऐसे तुच्छ मानसिकता के थोड़ी हैं। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मतलब खुद को चौधरी कहता फिरता है तू, और कह रहा है लोगों को कि आप एक हो जाओ। किस बात के लिए एक हो जाओ? कि हमारे उस भोले भाले गद्दार को उसने जाट कह दिया। कमाल है भाई, कमाल है। तूने उस पूरी वीडियो में इतनी ज्यादा जातिवाद का रंग दिया है, उसमें जहर दिया है कि ब्राह्मण हम पे अत्याचार कर रहे हैं, मीणाओं को अलग जो है वो इकट्ठा होना चाहिए, जो गुज्जर है उनको एकता दिखानी चाहिए। क्या क्या साबित करना चाहता है? अरे कौन मना कर रहा है? इकट्ठे हो, एकता दिखाने में तो बहुत जोर आता है, हो जाओ इकट्ठे। लेकिन ये कौन सा आधार हुआ कि हमें गद्दार जो है उसको बचाना है, आओ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। विष्णुदत्त जी बिश्नोई जो प्रकरण हुआ था, उसमें सीबीआई की मांग क्या सिर्फ बिश्नोइयों ने की थी क्या? और कोई आगे नहीं आया था उसमें? मान लीजिए कि उसमें कल को कोई किसी विशेष कौम का कोई भी नेता या व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है, तो आपको क्या लगता है सारे, अगर वो नेता जाटों का निकला तो जाट एक से हो जाएं कि ना जी हमें तो बचाना है, हमारी नेता है वो? या अगर वो राजपूतों का निकला है तो राजपूत इकट्ठे हो जाएं, या कोई पार्टी है वो एक इकट्ठी हो जाए? अरे बात को बात कहना कब सीखेंगे? कोई भी मुच्छड़ आकर हमें कुछ भी कहेगा और हम उसे शेयर करते जाएंगे। लानत है, लानत है उन लोगों पे जिन्होंने इसे लाइक किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको जाति दिखाई दी, आपको यह नहीं दिखाई दिया कि वो गद्दार है। कहना तो बहुत कुछ था, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि आप किसी भी ऐरे गहरे की बातों में ना आए, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। जाति में, धर्म में या किसी समुदाय विशेष में की आड़ लेकर आप कुछ भी बात को डिफेंड कर लेंगे। गलती कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकती है। हमें ये मानना चाहिए कि अगर वो हमारा सगा भी है, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा होनी चाहिए। बाकी देश आजाद है, आप कुछ भी कहने को कह सकते हैं। अभी भी जब अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे, सर्च करेंगे अगर फेसबुक पर, अगर आप कहें तो मैं उसमें लिंक भी दे दूंगा नीचे। हालांकि शेयर ही कर रहा हूं मैं उसकी बात, पर सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे लोग जहर भरते हैं हमारे दिमाग में और हमें पता ही नहीं चलता है। तो कृपया करके अपने पांचों इंद्रियों को खुला रखें और ऐसी छोटी बातों को बढ़ावा ना दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद। है नमन उनको जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में ही प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई।
प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस आंगन को जहां तुम खेले मेरे भैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथों पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में एक और नचिकेता गया है। है नमन उनको जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। एक शहीद जब ऊपर जाता होगा तो वहां जश्न मनाया जाता होगा कि देखो कोई हीरो आया है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। ये अंतरा नहीं पढ़ा जाएगा। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित मां के नयन तुमको नमन है। है नमन उनको जिनको मौत पाकर हुई पावन, शिखर जिनको छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको। जय हिंद की सेना।